गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चों को? गुड इवनिंग, नमस्ते। क्या हाल चाल है आप लोगों का? अभी बहुत बच्चे आई थिंक स्कूल का एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं। अभी आप लोगों के ऊपर प्रेशर काफ़ी होगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या इंटरेस्टिंग है, किससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये सब आपके परसेप्शन पे है। मेरे लिए तो सब चैप्टर बराबर है। आपको किस चीज़ में मज़ा आता है ये आपके अपने परसेप्शन और रुचि पे है ना। लेकिन रुचि से नहीं होगा, है ना। सिलेक्शन लेना है तो सब कुछ पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाईडीएससी के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, वेरिएशन देख रहे थे। तो हम लोग ने लास्ट टर्न पे स्लिट का वेरिएशन देखा था और कॉन्सेप्ट सीखा था ऑप्टिकल पाथ लेंथ का। साथ में हमने ये भी सीखा था कि अगर हमें किसी भी दो लाइट रे का पाथ डिफरेंस लिखना है तो सबसे पहले हम उन लाइट रे जो ट्रैवल कर रही है उसका नेट पाथ हम किस में लिखते हैं? एयर में। ठीक है, और दूसरे का भी नेट पाथ एयर में लिखते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। ऐसा करने का मतलब हमने मीडियम को होमोजेनियस बनाया और हमने क्या किया कि एक सिंगल मीडियम में दोनों का नेट पाथ लेंथ लिखा और फिर हमने उसको माइनस किया। भाई पिछले 11th के वेव से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना। आप तो सब कुछ बताया गया आपको, इंटरफेरेंस के फंडामेंटल्स बताए, फेजर बताया, सब बता दिया गया है। तो आपको 11th से क्या लेना देना है? तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक भाई ने कहा था कि सर इसको पूरे में स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में कोई मीडियम डाल दें। तो चलिए उनका भी फरमाइश ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वाईडीएससी सेटअप है और इस वाईडीएससी सेटअप में ये अपना स्लिट है। ठीक है, और यहां पर कोई स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये अपना सेंटर है। आपने क्या किया, इसमें आपने एक मीडियम डाल दिया है, लिक्विड डाल दिया है, पूरे में एक लिक्विड डाल दिया है। और पूरे में जो लिक्विड डाला है और साथ में एक और भी इसमें कर देते हैं कलाकारी कि इसमें एक स्लिट भी लगा देते हैं। एक स्लिट भी लगा दिया है मैंने और साथ में पूरा मीडियम, इसमें पूरे में लिक्विड डाल दिया है आपने, पूरे में आपने लिक्विड डाल दिया है। तो ये पूरा जो है किसी लिक्विड से भरा हुआ है। ठीक है, तो अब मान लीजिए पूरा जो है लिक्विड से भर गया है। ये S1 है, ये S2 है, ये स्लिट है। स्लिट की जो ये डिस्टेंस है ये बताई जा रही है, इसकी थिकनेस T और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जा रहा है आपका म्यू जी, जिसकी वैल्यू है 3/2। और ये जो लिक्विड है आपके पास जो आपने इनमें भरा है म्यू एल, ये भी बड़ा जादुई लिक्विड है। ये एक जादुई लिक्विड है, ठीक है।
ये एक जादुई लिक्विड है। जादुई इसलिए है क्योंकि टाइम के साथ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। इसमें भी एक कलाकारी मैं कर रहा हूं कि टाइम के साथ, अब ये यहां पे मैंने कोई कांस्टेंट लिक्विड नहीं डाली है। चलिए अगर कांस्टेंट लिक्विड होती तो क्या करते आप, अगर इसमें कांस्टेंट लिक्विड होती, चलिए दोनों चीजें कर लेते हैं। अगर कांस्टेंट है लिक्विड, ये म्यूएल है, इसको अगर आप म्यूएल ले रहे हैं, ठीक है, तो म्यूएल जो लिक्विड है अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है तब आप कैसे जो है पार्ट डिफरेंस लिखते हैं। सारा खेल पार्ट डिफरेंस लिखने का है और सेंट्रल मैक्सिमा लोकेट करना है, तो पार्ट डिफरेंस लिखने के बाद उसको डेल्टा एक्स को आप 0 करते हो, और अगर उसके बाद डेल्टा एक्स आ गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन लेनी है तो n लैम्डा करोगे, डिस्ट्रक्टिव की लेनी है तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 करोगे, है ना। तो आपको ये देखना है कि दोनों केस करते हैं कि केस 1 और दोनों में हम ये निकाल सकते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। पहले यही लिख दूं, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इफ म्यू एल, है ना, म्यू एल जो है अपना है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू जो है म्यूएल कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हैं। अभी म्यूएल म्यूजिक के टर्म्स में कर लेते हैं, 5/2 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा, म्यूएल जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है और वो वेरी कर रहा है 5/2 माइनस t/4, where t is the time, 5/2 माइनस t/4, 2 ले लेते हैं, है ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, 2 कंडीशन ले लिया है मैंने, एक म्यूएल 5/2 कांस्टेंट है और एक बार म्यूएल 5/2 माइनस t/4 है। बाकी सभी चीज तो दिख ही रहा है आप लोग को। और लाइट रे जो है इन्फिनिटी से आ रही है, लाइट रे हमारे पास जो आ रही है वो किसी इन्फिनिटी से आ रही है ना। सोर्स हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, या फिर आप बोल सकते हो कि सोर्स हमारा सिमेट्रिकल है, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स यहाँ पे सिमेट्रिकल भी होगा तो भी कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। सोर्स अगर सिमेट्रिकल होगा तो भी कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर सोर्स यहाँ सिमेट्रिकल होगा तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, तो यहाँ पे कोई भी पार्ट डिफरेंस इधर नहीं होगा पहले से जब स्लिट पे लाइट रे आएगी। चलिए, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए आप लोग बोलते हो कि यहाँ सभी बच्चों को अब क्लियर हो रहा है कि सेंटर मैक्सिमा जो है क्या लिखा जाएगा। पहले केस की बात करते हैं, केस 1 में। तो फॉर ए पार्ट आप क्या बोलोगे, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स शुड बी 0, यही तो करते हो। तो मान लेते हैं कि लेट एट सेंट्रल मैक्सिमा, ये पॉइंट ले लेते हैं कुछ ओ, ये पॉइंट ओ ले लेते हैं और यहां पे कहीं पे पी ले लेते हैं, तो किसी यहां पे कोई पी पॉइंट ले लेते हैं, ये पी पॉइंट है, ठीक है। तो लेट एट पी पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो पोजीशन है वो किसी पी पॉइंट पे है, किसी पी पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है, ठीक है। टी अपना टाइम है भाई, है ना। टी जो है ये थिकनेस टी था इसीलिए इसको मैंने कैपिटल लिया, ये टाइम है। और इसके बारे में थोड़ा मुझे और लिखना था, तो फाइंड द टाइम बेसिकली लिखना चाहिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहले फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन इट इज एट ओ, ये थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, है ना। चलिए ये क्वेश्चन बाद में ले लेते हैं, पहले इसको लेते हैं, इसको पहले बाद में ले लेंगे, है ना, एक साथ। पहले ये हटाइए, ए पार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो चलिए इसको करते हैं।
तो यहां आप लोग बताएंगे क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये मानेंगे कि यहां से कोई लाइट रे आ रही है, यहां से 2 लाइट रे आएंगी, है ना, और मान लीजिए पी पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है और पी इज आवर सेंट्रल मैक्सिमा, द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हम पी को मान लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास कोई पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, तो हम ये सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स को 0 करेंगे और ये वाई है। पी ऊपर भी हो सकता है, बिल्कुल सोनू भाई, पी ऊपर और नीचे यहां पे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पे ये ग्लास जिसमें है उसके बाद से लिक्विड भी है, ठीक है, लिक्विड भी है और ग्लास भी है। तो चलिए करते हैं, पहले हम क्या लिखें, वो अपने आप देखिए, आपको इसमें परेशान नहीं होना है, आपका अपने आप y जो है पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा, आप नीचे या ऊपर कुछ भी मान लो। आपका जो y है ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन, पहले जनरल y आपने इंटरफेरेंस कराया और यहां पे आपने बोला कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है। मान लीजिए y अपना नेगेटिव आ रहा है तो आपका सही है, पॉजिटिव आ रहा है तो आप इसे ऊपर लेते जाएंगे, है ना, पॉजिटिव आ रहा है तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे। चलिए तो पहले केस में करते हैं, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स 0 लेट एट p पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो p के लिए क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स क्या लिखोगे, S2p, मैंने इसको बढ़ा लिया है S2p, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूं रे 2 और रे 1 का पाथ डिफरेंस। तो यहां के लिए क्या लिखेंगे, कितना इफेक्टिव डिस्टेंस इसने लिक्विड में चला है, कितना इफेक्टिव डिस्टेंस ये लिक्विड में चला है। तो ध्यान से देखो कि इफेक्टिव डिस्टेंस ये लिक्विड में चला है S2p, है ना, S2p माइनस टी, S2p माइनस टी, ये डिस्टेंस वो लिक्विड में चला है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μL, ठीक है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μL, तो S2p माइनस टी, दिस इज इन लिक्विड, तो इसको एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, इसको एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो S2p माइनस टी, है ना, म्यू डिस्टेंस T distance in medium is equivalent to D distance in medium is equivalent to mu D distance in air। तो यहां पे इफेक्टिव डिस्टेंस एयर में कितना चला है, सॉरी एयर कह रहा हूं, लिक्विड में कितना चला है, तो इट इज S2p, ये लिखा आपने S2p माइनस टी, दिस इज इन मीडियम, दिस इज इन लिक्विड, है ना, S2p माइनस टी, ये लिक्विड में, तो इसका इफेक्टिव डिस्टेंस एयर में क्या होगा, इसको μL करना पड़ेगा। तो ये इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर हो गया। अब आगे आ जाओ, प्लस इसने टी डिस्टेंस, ध्यान से देखिए, टी डिस्टेंस इसने ग्लास स्लैब में चला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, टी डिस्टेंस ये ग्लास स्लैब में चला है, बट ग्लास स्लैब जो है अपना एयर में नहीं रखा है, वो किस, उस ग्लास स्लैब का जो सराउंडिंग है वो लिक्विड में है। तो ग्लास स्लैब का सराउंडिंग जब लिक्विड में है तो आपको यहां पे म्यू ऑफ ग्लास स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड लिखना होगा, म्यू ऑफ ग्लास स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड लिखना होगा, ठीक है, रिलेटिव लिखना होगा बस, जैसे आप पहले म्यू टी करते थे, अब यहां पे म्यू ऑफ ग्लास स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड आपको लिखना पड़ेगा, म्यू ऑफ ग्लास स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। पहले ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही कि नहीं भाई, पहले ये बताइए, ये बात सभी को समझ में आ रही है? ये क्लियर है, ये क्लियर है क्या सभी को? तो S2p माइनस टी, लेकिन एक बात रुको, रिलेटिव क्यों लिखेंगे हम, इतना जो पार्ट है ये हमने एयर, ये जो लिक्विड में था इसको तो हमने एयर में बना दिया, अब इतना पार्ट इस ग्लास स्लैब में है, तो इसका इफेक्टिव एयर में लिखना होगा ना, दोनों को होमोजीनियस बनाना होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों को होमोजीनियस बनाना होगा। तो इतना पार्ट को तो हमने लिख दिया किसमें, एयर में,
ये जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें ग्लास स्लैब में लाइट रे ट्रेवल कर रही है, कितना है उसका टी 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 उसने ट्रैवल किया है और म्यू जी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो दिस इक्विवेलेंट टू एयर में क्या होगा वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, बिल्कुल यहां उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें यहां पे लिखना होगा म्यू जी है ना इनटू टी, टी डिस्टेंस इन ग्लास स्लैब इज इक्विवेलेंट टू म्यू जी इंटू टी डिस्टेंस इन एयर। अब ये सब एयर में हो गया, ये पूरा जो है इफेक्टिव डिस्टेंस एयर में हो गया। शायद ये सभी बच्चों को क्लियर है भाई, है ना। ये भी एयर में है और ये भी हमने एयर में लिख लिया है। ये क्लियर है कि नहीं सभी को? लाइट की ग्लास में स्पीड वो किस नहीं नहीं नहीं, वो केवल लाइट जो है ग्लास स्लैब में जब तक चलेगी तो ग्लास स्लैब के मीडियम पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल। रिलेटिव में नहीं करेंगे भाई मोहित भाई, रिलेटिव में नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दोनों को, इस ग्लास वाले को भी, ग्लास वाले पाथ को भी एयर में किया और ये जो लिक्विड वाले पाथ को भी हमने एयर में किया। पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमने इसको ग्लास वाले को भी हमने क्या किया है, एयर में कन्वर्ट कर दिया और लिक्विड वाले को भी हमने एयर में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ बिल्कुल यही करेंगे। अगर करना हो तो आप ये कर सकते हैं, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड जो रिलेटिव बताया था, दैट इज म्यू जी अपॉन म्यू एल, दैट इज म्यू जी अपॉन म्यू एल। आप ये कर सकते हैं अगर यहां जरूरत नहीं है, हालांकि यहां पे इसकी जरूरत नहीं है, ये पहले समझ रहे हैं सभी बच्चे। ये क्लियर है भाई? तो म्यूजी टी जो है, चलिए, तो यहां इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो ग्लास स्लैब है वो ग्लास स्लैब में हमारी लाइट रे जो टी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ग्लास स्लैब में हमारी लाइट रे टी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो एयर में हमने कन्वर्ट कर लिया। एयर में यही होगा ना, म्यूजी इंटू टी, तो ये भी एयर हो गया, ये भी एयर, तो अब ये पूरा एयर में आ चुका है, ये पूरा हमारा एयर में आ चुका है, ठीक है। डेल्टा एक्स लिख रहे थे ना, तो दिस इज फॉर रे टू, दिस इज फॉर रे टू, रुको ऐसे लिख लेते हैं, रे टू, तो एक्स टू मतलब रे टू, एक्स वन अगर हम लिखें, रे वन इन एयर, तो क्या लिखोगे? रे वन का एयर में क्या लिखोगे? ये तो आसान है, ये पूरा का पूरा किस में ट्रैवल कर रहा है? मीडियम में। कितना है? म्यूएल, तो क्या लिखोगे? म्यूएल इंटू S1P, ये टोटल डिस्टेंस है। S1P डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है लिक्विड में, वाटर से एयर में कन्वर्ट नहीं होगा यार, एक ही बात को बार बार रिपीट मत कराइए प्लीज, ठीक है। यहां रिलेटिव का कोई लेना देना नहीं है। आपको मैंने बताया कि मीडियम को होमोजीनियस बनाना है हमें, तो मीडियम को होमोजीनियस बनाना है तो हमें यहां पर बस लाइट रे जब तक ग्लास में ट्रेवल कर रही है तो उसका भी हमने इफेक्टिव एयर में लिख दिया और इतने का भी इफेक्टिव एयर में लिख दिया। तो बार बार आप लोग उसी पे डोल रहे हैं क्यों? S1P ये है अपना लिक्विड में, तो इंटू म्यूएल ये हो जाएगा इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर, ये भी इन एयर आ गया, तो सबको हमने एयर में लिख दिया। पहले ये क्लियर है बच्चों? म्यूएल का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। पता नहीं आप लोग म्यूएल का मल्टीप्लिकेशन क्यों करने पे लगे, क्या लॉजिक क्या है मल्टीप्लिकेशन करने का?
आप बताइए हमें लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक है आपका, बता दीजिए पहले, फिर आगे बढ़े। आप म्यूवेल इसको इसके रेस्पेक्ट में म्यूवेल से मल्टीप्लाई क्यों करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ, एक मिनट रुको, देख लेते हैं कि सराउंडिंग मीडियम का कोई फर्क पड़ेगा क्या। आप इसमें जो डेरिवेशन याद करो, टी डिस्टेंस, ये ऐसे याद याद करो जरा। ये लाइट रे यहां से गई, ये टी डिस्टेंस है, ये मीडियम है, ठीक है। तो आप टी डिस्टेंस के लिए क्या लिखते थे, टाइम क्या लिखते थे, जो भी लिखते थे, स्पीड। तो टी इक्वल टू आप क्या लिखोगे, वी एम इंटू टी, यही तो लिखते थे। और वी एम जो मीडियम है वो क्या लिखते थे आप, वी एम जो होगा म्यू इक्वल टू सी बाई वी। तो यहां पर वीएम जो होगा वो सी बाई म्यू ऑफ मीडियम होगा, और वो मीडियम ग्लास स्लैब है, तो यहां पे म्यू जी लिख दिया है, इसमें क्या दिक्कत है। समझ गए कि नहीं भाई, पहले ये बताइए। बोलिए भाई। चलिए, तो यहां पे अपने पास एयर हो गया। अब इनको डिफरेंस ले लीजिए, और डिफरेंस लेने के बाद आप यहां पे डेल्टा एक्स को जीरो करिए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। पानी पी लूं, आंसर बताइए इसका। हो गया। ग्लास के साथ साथ वो लिक्विड में भी है, इसलिए बोल रहा हूं कि मल्टीप्लाई होगा टू दो। अरे नहीं भाई, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज से, उसको मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए डेरिवेशन करना पड़ेगा मुझे। आप ये समझिए कि यहां पर ऑप्टिकल पाथ लेंथ वाला कॉन्सेप्ट ही तो यूज कर रहे हैं। अभी तक आपने इसको क्या किया था, इसको आपने जो है पहले ये लिक्विड में, ये लिक्विड नहीं था, मान लो ये लिक्विड नहीं है, लिक्विड नहीं था तो आप सीधे सीधे क्या लिखते थे, म्यूजी, इसका एयर में म्यूजी इंटू टी लिखते थे। अब लिक्विड आ गया है, तो लिक्विड के आने से कोई फर्क पड़ेगा, या एक काम कर सकते हो कि इसको आप इफेक्टिव लिक्विड में ही लिख दो, एयर के जगह पे इसको लिक्विड में लिख दो, ऐसा कर सकते हो। होमोजीनियस मीडियम है ना, लिक्विड ऐसा नहीं है कि केवल ऊपर है नीचे नहीं है, पूरे में लिक्विड है। जब पूरे में लिक्विड है तो आप इसको होमोजीनियस मीडियम बना सकते हो, और विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड बना सकते हो डायरेक्ट। रुको करके देखते हैं। यहां पे अपने पास आएगा H2P,
माइनस S1P म्यू एल, मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूं, देख लीजिए। X2P माइनस X1P, यही तो है। अगर ये अपने पास है, उसको जरा सॉल्व करो। ये आया था, अब जरा इसको सॉल्व करो। तो S2P डेल्टा एक्स, वो मैं ले रहा हूं X2 माइनस X1, ठीक है। X2 माइनस X1 करोगे तो S2P माइनस S1P म्यू एल, है ना, ये इसके साथ हो जाएगा। अब प्लस यहां पर आएगा म्यू जी टी, म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू टी, ठीक है भाई। अब देखिए मैं कर रहा हूं, आप परेशान मत होइए, होगा कि नहीं होगा मैं बता रहा हूं। S2P माइनस S1P म्यू एल प्लस म्यू जी। अब आप यहां से ध्यान से देखो जरा, आप लोग जो बोल रहे हो मैं यहां से जस्टिफाई कर दे रहा हूं। इसको आप कंपेयर करो इस रिजल्ट को पिछले वाले एयर वाले से। तो S2P माइनस S1P, यहां पे एयर हुआ करता था, अब यहां म्यू एल है प्लस, अब यहां देखो म्यू जी अगर कॉमन ले लेते हो तो 1 माइनस म्यू एल अपॉन म्यू जी इंटू टी, ठीक है। तो ये रिलेटिव है, म्यू ऑफ या म्यू जी आप कॉमन ले, म्यू एल कॉमन ले रहे हो, अगर म्यू एल कॉमन लो, म्यू एल अगर कॉमन ले लेते हो तो आपको मिलेगा म्यू जी बाई म्यू एल माइनस 1 इंटू टी, ये आ जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए, कि जब आप अगर इफ म्यू एल इज इक्वल टू 1, अगर वो एयर है, तो याद है ये हम लोगों ने लास्ट टर्न पे किया था, तो क्या किया था, S2P माइनस S1P ये आया था, और प्लस म्यू जी माइनस 1 इंटू टी, यही तो आया था भाई, यही तो आया था कि नहीं रिजल्ट। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, आप लोगों को इतना कंफ्यूजन हो रहा है, मोहित भाई देख लीजिए, आपको बहुत परेशानी हो रही थी। तो यहां पे म्यू जी माइनस 1 इंटू टी ये आया था। तो आप मुझे बताओ कि अब यहां पे मीडियम, जो सराउंडिंग मीडियम है, वो पहले एयर था तो ये रिजल्ट था। अब सराउंडिंग मीडियम यहां लिक्विड है, तो लिक्विड है तो देखो यहां पे लिक्विड आ गया है, यहां पे भी लिक्विड आ गया है, और ये रिलेटिव हो गया है, ये अपने आप आ चुका है, ठीक है। माइनस था, वो माइनस, ठीक है। X2P क्या कह रहे हैं, माइनस था, कहां माइनस था, माइनस कहां कह रहे हैं माइनस था, वो माइनस प्लस तो एडजस्ट होगा, उसको छोड़िए, वो आपका एडजस्ट होगा। अब एकदम सही लिखा है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है, तब से आप परेशान हो रहे हैं कि मैंने एक ही चीज बताई है, मैंने एक ही चीज बताई है कि आप मीडियम को होमोजीनियस बनाओ, अर्थ के रिस्पेक्ट में लिख दो, कभी गलती नहीं होगी। तो आपने वही किया है, यहां पे एयर वाले के साथ रिजल्ट मैच हो रहा है, यहां पे बस म्यू एयर था जो कि 1 था, यहां पे भी एयर है, यहां पे होमोजीनियस मीडियम, इसके सराउंडिंग मीडियम लिक्विड है, तो यहां पे देखिए लिक्विड आया है और यहां भी लिक्विड आया है, और जो आप बोल रहे हो वो रिलेटिव अपने आप ये आ चुका है, ठीक है। तो अपने आप ये चीजें आपको मिल रही हैं, आपको इसमें परेशान नहीं होना है, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। अब ऐसे में लिख लेंगे, ठीक है, अब आप लिख लेंगे इजीली। ये एक टिपिकल केस था जो मैंने दोनों चीज एक साथ ले लिया, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो अब आप डेल्टा एक्स को 0 करिए, तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा
फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स को 0 कर दीजिए और S2P माइनस S1P को तो आप dy बाई डी लिख सकते हैं, लिखते हैं आप, है ना। S2P माइनस S1P को dy बाई डी लिखते हैं। अब इसको आप जब 0 करोगे तो देखिए क्या आएगा, S2P माइनस S1P म्यू एल इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ म्यू एल म्यू जी अपॉन म्यू एल माइनस 1, यही आ जाएगा भाई, इंटू टी। तो ये माइनस एडजस्ट करिए, म्यू एल कैंसिल करिए और यहां से देखिए आपको क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी, है ना। अब आपको यहां से एक ट्रिक निकल कर आ रही है, ट्रिक ये निकल के आ रही है कि इस म्यू एल का कोई रोल नहीं रहा। अगर म्यू एल कांस्टेंट है तो इसका कोई रोल नहीं रहा, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे एयर के तरीके से। बस आपको यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड लिख देना चाहिए था। सेंट्रल मैक्सिमा को एक लाइन में लिखा जा सकता था, क्योंकि म्यू एल यहां कैंसिल हो जा रहा है, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास डी वाई बाई डी और म्यू एल, ये म्यू एल और ये म्यू एल कैंसिल हो जा रहा है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। एयर में जो करते थे म्यू, उस म्यू के जगह पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम डायरेक्ट करके भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने यहां दिखाया आपको ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आएगा 1 माइनस म्यू जी बाई म्यू एल, माइनस एडजस्ट कर दिया, इंटू टी, 1 माइनस म्यू जी बाई म्यू एल इंटू टी। ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर है, आप यहां से जो है वैल्यू पुट कर लीजिए। टी की वैल्यू 0.36, मतलब चलिए मैंने एक्सप्रेशन में लिख दिया, आप वैल्यू तो निकाल ही लोगे। तो यहां से y सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन आपको मिल जाएगी, वो हो जाएगा डी टी बाई डी 1 माइनस म्यू जी बाई म्यू एल, जिसको आप लिख सकते थे म्यू जी बाई म्यू एल को आप लिख सकते थे म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ये आप पढ़ सकते हो रिलेटिव म्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो ये डायरेक्ट लिखकर आप, अगर कोई एयर वाला फॉर्मूला याद रखता है, कोई एयर वाला फॉर्मूला याद रखता है तो वो ओरली कर लेगा। कैसे, बस यहां पे म्यू की जगह पे म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड लिख देगा, उसको आप मिल जाएगा ये कहानी, ये आ जाएगा भाई। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई थिंक क्लियर है। तो ये मैंने आपको बताया कि जब लिक्विड हो पूरे में और फिर एक ग्लास स्लैब भी हो, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं, उसमें आप केवल जो है यहां पर चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, चलिए, तो ये तो पहला पार्ट था। दूसरा जो पार्ट है उसको, क्वेश्चन को और अच्छा बनाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये बनाते हैं, चलिए उसमें थोड़ा इसको और टफ बनाते हैं। म्यू को वेरिएबल ले लेते हैं, म्यू को वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, म्यू एल को वेरिएबल ले लेते हैं। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, इफ म्यू एल इक्वल टू 5/2 माइनस T/4 टाइम का, वेयर T इज टाइम। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पहले ये लिख लो, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम if mu L is equal to
5/2 माइनस t/4, है ना, वेर t ये टाइम है. ऑल्सो फाइंड द टाइम when central maxima at the center of the screen ठीक है. ऑल्सो फाइंड द टाइम, ये ए ले लो, ये बी ले लो. ऑल्सो फाइंड द टाइम व्हेन द सेंट्रल मैक्सिमा एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. तो स्क्रीन के सेंटर पे होगा तब बताना है. एक पार्ट और भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा when it is at O. अब ये बनेगा एक शानदार क्वेश्चन. T को कुछ ले लेते हैं. T की वैल्यू है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब. T इज इक्वल टू 0. या ऐसे ले लो 36 माइक्रोमीटर. ठीक है, ये गिवन है. 36 माइक्रोमीटर ये गिवन है. क्लियर है. तो यहां पर अपने पास अब ये तो हटाई दो, अब या इसको रहने दो. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जो अपना म्यूएल है वो फिक्स नहीं है, वो है वेरिएबल, और वो समय का, मतलब ये लिक्विड एक ऐसा इमेजिनरी लिक्विड मानिए जो टाइम के साथ वो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है. तो उस केस में अब आपको बताना है कि सेंट्रल मैक्सिमा जो अपना होगा वो कहां पर होगा. ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो सेंट्रल मैक्सिमा भी टाइम के साथ बदलेगा क्योंकि म्यूएल हमेशा चेंज होगा, तो उसकी शिफ्टिंग होती रहेगी. तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है. दूसरा आपको बताना है कि वो समय बताओ जब सेंट्रल मैक्सिमा ओ पर ही हो, और तीसरा जब वो ओ पर होगा तो उस सेंट्रल मैक्सिमा की स्पीड क्या होगी. ठीक है, जब वो वाई जो है, कुछ भी आप जनरल वाई मान लीजिए और वाई का फंक्शन बनाइए. जब आप वाई का फंक्शन बनाएंगे तो अपने आप चीजें मिलने लगेगी. ठीक है, तो चलिए बी पार्ट के लिए काफी लंबा होता बना दिया है क्वेश्चन मैंने इसको. तो बी पार्ट के लिए पार्ट डिफरेंस लिखना शुरू करते हैं. तो बी पार्ट के लिए पार्ट डिफरेंस लिखते हैं. ये हटा रहा हूं मैं, है ना, ये हटा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा. म्यूएल का फंक्शन हमारे पास है, तो म्यूएल को मैं छोड़ दे रहा हूं. क्वेश्चन तो सबको याद हो गया होगा. 3 चीजें निकालनी है. ठीक है, म्यूएल अपना ये है 5/2 माइनस t/4. तो मान लेते हैं कि इस केस में कहीं यहां पर फिर से y डिस्टेंस पे लाइट रे मान लो आके रिफ्लेक्ट करती है किसी P पे. अब हमें यहां पे जनरल, अब यहां पे दोनों का अगर आपको वैल्यू लिखना है तो फिर से डेल्टा एक्स लिखोगे, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा 0 करोगे. तो डेल्टा एक्स जो होगा, अभी अभी आपने लिखा तो था, वो होगा S2P. ध्यान से देखिए, S2P माइनस टी, ये हो गया अपना लिक्विड में. तो ये लिक्विड में S2P माइनस टी ये लिक्विड में है, तो इसका इफेक्टिव एयर में कितना होगा, म्यूएल, अभी अभी लिखा था आपने. और प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जो है म्यू जी, टी डिस्टेंस इसका जो है ग्लास में था, तो इसका एयर में कितना हुआ, म्यू जी. ये अभी अभी लिखा है आपने, ये अभी अभी आपने लिखा है. ये हुआ पूरा रे 2 का, ये हुआ पूरा रे 2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अभी लिखा है आपने रे 2.
ये अपना रे 2 है और ये 1 है। तो माइनस इसके लिए आप क्या लिखेंगे, म्यूएल S1P इंटू म्यूएल। S1P लिक्विड में है, इसका इफेक्टिव एयर में हुआ म्यूएल। ठीक है, तो डेल्टा एक्स अभी आपने निकाला था, बस अंतर ये है कि अब ये फंक्शन ऑफ टाइम है, बाद में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। S2P माइनस S1P म्यूएल, यही तो था, यही लिखा था ना अभी आपने। वहां पे म्यूएल कांस्टेंट लिया था, यहां पे वेरी करा रहा हूं, प्लस म्यूजी माइनस म्यूएल इंटू टी, म्यूजी माइनस म्यूएल इंटू टी, ये अभी अभी आपने लिख रखा हुआ है। ठीक है, और इसको आप लिखते थे क्या, डी वाई बाई डी म्यूएल प्लस म्यूजी माइनस म्यूएल इंटू टी। यहां तक सब सेम चल रहा है फर्स्ट पार्ट जैसा। अब आपको डेल्टा एक्स फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, डेल्टा एक्स को जीरो करिए। डेल्टा एक्स को जब आप जीरो करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, म्यू एल माइनस म्यू जी इंटू टी, इसको इधर किया माइनस एडजस्ट किया, इक्वल टू डी म्यू एल अपॉन में डी इंटू वाई। तो हमें वाई मिल गया डी अपॉन में डी, और ये हो जाएगा म्यूएल माइनस म्यू जी अपॉन में म्यूएल इंटू टी, ये है वाई। क्लियर है भाई? चलिए, तो यहां पे अपने पास डी बाई डी म्यूएल माइनस म्यू जी बाई म्यूएल इंटू टी, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक क्लियर है? अब इसी को यहां पे वैल्यू पुट करिए, टाइम का फंक्शन आ जाएगा। म्यूएल आपको टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, तो म्यूएल आपका टाइम का फंक्शन आ जाएगा, इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करिए। म्यूएल की वैल्यू हमें दी हुई थी, म्यूएल हमें दिया हुआ था कितना, म्यूएल दिया हुआ था 5/2 माइनस टी बाई 4, और म्यूजी अपना था 3/2, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y अपने पास आ जाएगा d बाई डी, है ना, इंटू टी, और ये आ जाएगा 5/2 माइनस टी बाई 4 माइनस 3/2 अपॉन में 5/2 माइनस टी बाई 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो y अपने पास आ जाएगा डी टी बाई डी, ये कितना आ जाएगा, ये तो 1, क्लियर है भाई? कितनी वैल्यू ले रहा है देख लो, ये वैल्यू कितनी आ रही है, यहां तो 10 माइनस टी अपॉन 4 होगा, और यहां पे कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे 4, तो ये हो जाएगा 10 और माइनस 6, तो 4, तो 4 माइनस टी, और 4 4 कैंसिल, अपॉन में यहां पे हो जाएगा 10 माइनस टी, ये आएगा भाई डी, ये अपने पास आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, ये अपने पास आ जाएगा y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा।
तो लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, ये मिल गया हमें। ठीक है, अब आपको पूछा गया था कि वो टाइम बताओ जब ये जीरो ओ पर आ जाए, तो उसके लिए y को जीरो करोगे। व्हेन सेंट्रल मैक्सिमा एट ओ, तो y अपना जीरो हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस टी अपॉन में 10 माइनस टी इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा वही t 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में जो है अपना ug माइनस ul होगा। सब सही है भाई, आप अपना चेक करिए, आई थिंक सब सही है। कहां ug माइनस ul होगा भाई? आप इसको इधर ले आओगे तो माइनस एडजस्ट करोगे ना मेरे भाई, पेन चलाओ, ये ऐसे ही रहने तो इसको इधर ले आओगे, जीरो करोगे ना इसको, तो जीरो करोगे, इसको इधर ले आओगे तो माइनस एडजस्ट करके लिखा है, माइनस एडजस्ट करके लिखा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, तो आपका 10 सेकेंड आएगा। एक बढ़िया इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन सकता है, एक बहुत बढ़िया एडवांस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन सेंट्रल मैक्सिमा एट ओ टी मिल गया। इससे भी अच्छी चीज क्या है, वेलोसिटी पूछी है आपसे, तो वेलोसिटी जो है आप बता सकते हो, पहले जनरल निकालोगे, है ना, वेलोसिटी आप निकालेंगे, तो इसी को हम अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हमें y क्या है, y अपना पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, और ना उसमें फिर आप क्या कर सकते हो, t इक्वल टू 4 रख दोगे तो आपको o वाली वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वही करते हैं। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या कर सकते हो, dy बाई डी टी, यही तो होगा। और इसको जब करोगे तो आपको क्वोशिएंट रूल यूज करना होगा, ये सब तो जानते ही हो सब लोग। यहां पे क्वोशिएंट रूल यूज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर या प्रोडक्ट रूल कर लो, जो करना चाहो। ठीक है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, मतलब -1 प्लस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर -1 अपॉन में डिनोमिनेटर स्क्वायर 10 माइनस टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी जो अपने पास आ रही है, इसको सॉल्व करिए, 10 और 4, अच्छा ये -10 हो जाएगा, तो -10 और 4 -6, तो ये -6 हुआ। अच्छा, माइनस माइनस प्लस टी और माइनस माइनस प्लस टी, तो ये हो जाएगा 2t, तो 2t माइनस 6, एक तरीके से ये आ रहा है 2t माइनस 6। एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, ये आएगा, जिसमें कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2dt अपॉन में d t माइनस 3 अपॉन में 10 माइनस टी स्क्वायर। बोलो भाई, ये आ जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, अब 10 सेकेंड पे क्या होगा, 10 सेकेंड पे क्या होगा, भाई ने पूछा है कि 10 सेकेंड पे क्या होगा भाई। तो 10 सेकेंड पे हमें दिख रहा है, यहां देखिए इंफिनिटी को पहुंच जाएगा भाई, मतलब आपको, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। t इक्वल टू 10 सेकेंड पे सेंट्रल मैक्सिमा आपको इंफिनिटी पे मिल रही है, मतलब वो आपको YDSC पैटर्न आपको स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। सेंट्रल मैक्सिमा इंफिनिटी को चली गई है, तो जब सेंट्रल मैक्सिमा इंफिनिटी को चली गई है तो उसके नीचे जो पॉइंट्स होंगे, अब आपको देखना पड़ेगा आगे, अगर आप जनरलाइज इंटरेस्टेड हैं करने के लिए तो एन लैम्डा करके देखिएगा
कि आपको सेंट्रल मैक्सिमा इंफिनिटी पे है, तो नीचे वहां पर आपके पास कहां पे 14 होगा, कहां पे 14 होगा? अच्छा ये -4 है, ओके, हाँ ये -4 है, ठीक है, -4 है, सही कह रहे हैं। यहां पे -10 है तो यहां पे -4 भी तो है, ठीक है, और ये +t है और यहां पे अपने पास ये +t है, तो एक तरीके से 2t - 14 होगा, सही कह रहे हैं, अपॉन में 10 - t² होगा, और ये कांस्टेंट रहेगा। इसको और भी लिख सकते हैं 7dt अपॉन में d t-7 अपॉन में 10 - t²। अब ठीक है, देख लो, अब ठीक है भाई। चलिए, तो ये अपने पास आएगा। आपसे पूछा गया था सेंट्रल मैक्सिमा की वेलोसिटी जब वो ओ पर हो, तो ओ पर वो कब है? 4 सेकंड में, तो ओ पे वो 4 सेकंड में है। ये नेगेटिव आ रहा है लेकिन ठीक है, वो डाउनवर्ड होगा, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके पास कितना आ रहा है यहां 4 सेकंड में, 4 सेकंड पुट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, 4 सेकंड पुट करिए तो आपको वेलोसिटी ओ वाली मिल जाएगी, ये तो जनरल वेलोसिटी है। माइनस साइन, अच्छा फिर कुछ गड़बड़ है क्या? डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, ओहो यहां भी माइनस आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर बाद में बताते हो तुम लोग, माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो फाइनली v हमारे पास आ रहा है dd/d। अब देख लो क्या आ रहा है, ये अपने पास +4 हो जाएगा और ये -10 है ना, तो -10 मैं ओपन ही कर देता हूं यार, -10 + t है ना, और ये अपने पास +4 -t अपॉन में 10 - t²। ऊपर तो t गायब हो जा रहा है, देखो जरा, ऊपर t गायब हो जा रहा है ना, और ये v आ रहा है हमारे पास 6dt/d 10 - t²। अब कंफर्म करो जरा यार, अब तो गलत नहीं हो, है ना, अब तो गलत नहीं है ना भाई? और ये माइनस के साथ भी आएगा, माइनस रहेगा, ठीक है। अब अपने पास ये आएगा, ये जनरल है, वेलोसिटी का नेगेटिव होने का मतलब समझ रहे हो कि सेंट्रल मैक्सिमा नीचे जा रहा होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, गलत मैं भी निकालता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग का कैलकुलेशन पे मैं ज्यादा विश्वास करता हूं अपने से। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, एट ओ t = 4 सेकेंड, तो यहां 4 सेकेंड पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, और t 36 था, वो खैर बाद में पुट करेंगे, यहां 4 पुट करो, तो 4 पुट करोगे तो यहां 6 आएगा, 6 का स्क्वायर, एक 6 कट जाएगा, तो वेलोसिटी है ना एट ओ वो हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा का -dt अपॉन एक 6 आएगा ना, तो 6 से एक 6 कैंसिल होगा, 6d ये आ जाएगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये डाउनवर्ड होगा, माइनस साइन ये बता रहा है कि नीचे होगा, ठीक है। अब तो सही है सब कुछ, तो हमने काफी बड़ा क्वेश्चन निपटाया, इसी में बहुत कुछ सीखा, ठीक है। तो ये टाइम वेरिंग भी मैंने किया कि कहीं आपको अभी आगे जो है आप लोगों को ऐसा भी मिल सकता है कि वो क्या हो, डिस्टेंस से वेरी करे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस पर भी बात करेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लीजिए
अब हमारा जो स्लिट है, मोर देन वन स्लिट की कहानी देखते हैं कि अगर स्लिट हमारा मोर देन वन है, मोर देन वन नहीं मतलब मोर देन टू है, लोग डबल करते हैं, तुम ट्रिपल करो। ठीक है, हालांकि ये वाईडीएससी नहीं है, वेरिएशन है उसका। वाईडीएससी में 2 का ही एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ मैक्सिमा था। अंडरस्टूड है भाई कि भाई कोई वो पार्टिकल थोड़े है फ्रिंज जो चलेगा, उसकी जो शिफ्टिंग हो रही है वही है वेलोसिटी है, तो अंडरस्टूड है। वो तो एक फ्रिंज पैटर्न है, पैटर्न जो है किस स्पीड से नीचे जा रहा है, किस स्पीड से वो नीचे जा रहा है, वही है, वही शिफ्टिंग है। तो मोर देन 2 स्लिट्स इन वाईडीएससी। ऋषि भाई को यह चिंता है कि कैसे सरकार बनाएंगे। भाई ऋषि, मैं तुम्हें एकदम सही सजेशन दूं, आप पढ़ाई करो यार, अब बहुत क्रूशियल टाइम आ गया है। सरकार बनेगा तो ना हमारा कुछ होना है ना तुम्हारा, हमारा आपका जो स्थिति है वो कांस्टेंट फंक्शन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरकार, है ना। आपको अपने एफर्ट से अपने लाइफ को जीना पड़ेगा, सरकार आपको कुछ नहीं देगी। तो हमें आपको सरकार बनाने और बिगड़ने से नहीं सोचना है, ना ही हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना ही हम कुछ ऐसे वैसे लोग हैं जिससे कि हमें बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है कि ये सरकार आएगी तो हमारे कंपनी का शेयर उछल जाएगा, गिर जाएगा। बहुत छोटे लोग हैं मेरे भाई, तो हम बहुत छोटे लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर। ठीक है, बस हम लोग थोड़े व्हाइट कॉलर मजदूर हैं, ठीक है ना। हम लोग सब दिहाड़ी मजदूर हैं, हम लोग व्हाइट कॉलर मजदूर हैं। तुम भी नौकरी करोगे तो व्हाइट कॉलर मजदूर बनोगे, आईआईटी में पढ़ोगे, ठीक है, एमएनसी में सेलेक्ट होगे, टाई पहन के जाओगे, व्हाइट कॉलर मजदूर करोगे। तो हमें तुम्हें ये सब कुछ नहीं सोचना है। तो मोर देन 2 स्लिट्स इन वाईडीएससी, ठीक है, मोर देन 2 स्लिट्स इन वाईडीएससी में देखिए, मान लीजिए 3 स्लिट्स हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, S1 S2 और S3 3 स्लिट्स हैं भाई। ठीक है, S1 S2 और S3 3 स्लिट्स हैं। अब इन तीनों स्लिट्स में आपको कोई भी लाइट रे इंफिनिटी से भी आके इंटरसेक्ट करा सकती है, या फिर कोई सिमेट्रिकल भी रखा जा सकता है। आप समझ रहे हैं कि दोनों का मतलब जो है क्या होगा, सेम होगा। मतलब मैं इन दोनों का D है सेपरेशन, इसका भी सेपरेशन D है। ठीक है, और एक आपने यहां पे स्क्रीन डाल रखा है, ये स्क्रीन है, लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है, दोनों के बीच का सेपरेशन अपना डी डी ही है, दोनों स्लिट्स के बीच में, इस स्लिट्स के बीच में सेपरेशन D है। ये भी D है। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, 3 स्लिट्स हैं। ठीक है, लाइट रे इस तरीके जा रही है, बाकी सारे वही चीज है कि D जो है इस स्क्रीन से, कैपिटल D से बहुत छोटा होगा, है ना, वो सब आपको दिया हुआ है। ओके, अब यहां से क्या हो रहा है कि आपको बताना है कि जो भी S1 के इंटरफेरेंस में कहां करा रहा हूं, इंटरफेरेंस ध्यान दीजिएगा कहां करा रहा हूं, इंटरफेरेंस में करा रहा हूं यहां पर। ठीक है, यहां पे कोई P पॉइंट है, यहां पे लाइट रे आ रही है, इंटरफेरेंस ऐसे हो रहा है। तो यहां पर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है लाइट की। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आया भी हुआ है ये क्वेश्चन,
तो लाइट की इंटेंसिटी बतानी है, ऐसे क्वेश्चन खूब आए हैं आईटी एडवांस में, ठीक है। तो ये डी है, तो डी और ठीक है S1 S2, और डी के बारे में थोड़ा कैलकुलेशन के लिए डी की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में दे रहा हूं, जिससे 2d लैम्डा बाई 3 ले लो, ये गिवन है, ये गिवन है आपको, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब यहां से S1 S2 और S3 और ये P है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। भाई ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ भी सकते हैं, कुछ मेंस का कोई भरोसा नहीं होता। मैंने तुम लोगों को बताया था मेंस में क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट होते हैं, आंख बंद करके बल्क में क्वेश्चन उठाए जाते हैं और उसको रेंडमली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मुझे तो यही लगता है, नहीं तो फिर सभी चीजें एक एक चीज होती तो बड़ा पैटर्न वाइज करते। तो उसमें जो उठा रहे होते हैं, तो जहां से उठा रहे हैं धोखे से अच्छे क्वेश्चन भी कहीं कोई टिके हुए हैं वो उठा के दे दिया। उनको इससे मतलब नहीं कि आप उसे सॉल्व करके देखें कि भाई ये 1 मिनट का क्वेश्चन एक्चुअली है कि नहीं है, ये प्रॉब्लम है उनके साथ। तो फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी पॉइंट पे हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताना है। पी पॉइंट वेयर पी इज द, पी के बारे में, पी पॉइंट in front of slit S1, P पॉइंट जो है इन फ्रंट ऑफ स्लिट S1 है। बच्चों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आप इजीली कर सकते हो। आपको मैंने सिखाया हुआ है कि इंटरफेरेंस एक साथ 3 का हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंटरफेरेंस एक साथ 3 का हो रहा है, ठीक है, 5 का हो सकता है, n का हो सकता है। तो ऐसे n वेव को हम ऐड कैसे करते हैं, दिमाग वहां लगाइए, कैसे हम, और ये सबकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज आई नॉट। अब आपका वो फॉर्मूला फेल हो गया, अब आपका वो फॉर्मूला फेल हो गया। कौन सा फॉर्मूला, कि I1 और I2 दो इंटेंसिटी के लाइट जा रहे हैं, तो हम जो है उसमें, और मान लीजिए दोनों इक्वल हैं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2, जिसमें डेल्टा जो है फेज डिफरेंस होता था। तो यहां 2 तो है नहीं, 3 है। तो अब हमें उस फॉर्मूले से आपका काम चलेगा नहीं, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक को रेफरेंस मानिए और इसका और इसका पार्ट डिफरेंस निकालिए, फिर इसी से इसका पार्ट डिफरेंस निकालिए, वो आपको निकालना आसान है। पार्ट डिफरेंस याद करो, क्या बोलते थे आप, पार्ट डिफरेंस आप क्या बोलते थे, अभी आप दो को देखो, अगर ये बहुत दूर है तो आप यही तो बोलते थे कि S1P और S2P का जो पार्ट डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच का जो D है। एक का मैं करके बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, तो इसको जनरलाइज भी कर देंगे। तो S1P और S2P है ना, उसके लिए आप क्या बोलोगे, उसके लिए आप यही तो बोलोगे भाई कि जो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर इसके मिड पॉइंट वाले एंगल से, मिड पॉइंट वाले यहां से P से, ये जो मिड पॉइंट है इसका, और ये एंगल बनाते थे ऐसा, आप याद करिए, ऐसे ही तो करते थे। तो अगर ये थीटा है भाई, तो ये भी थीटा हुआ करता था, याद करो। और इसको अगर आप एक्सटेंड करते हो और इसको समझ जाएंगे तो आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। इस ट्रायंगल से आप y निकाल लेते थे, बोलो भाई। तो आप उल्टा सोचो कि ये अपने पास जा रहा है, ये दो इधर जा रहे हैं, और इनका इंटरफेरेंस जो हुआ है, ये जो y है, यही तो y होता था, वो यहां पे d/2 है। आप देख रहे हो, ये जो y है, ये मिड पॉइंट था ना, तो ये d/2 है।
तो यहां से आप डायरेक्ट डेल्टा एक्स लिखते थे या नहीं? ये क्या लिखते थे? डेल्टा एक्स 12, डेल्टा एक्स 12 क्या लिखते थे? डेल्टा एक्स 12 क्या लिखते थे? डी साइन थीटा, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी टैन थीटा, और इस बीच वाले ट्रायंगल से आप लिखते थे डी वाई बाई डी, डी वाई बाई डी, यही तो लिखते थे भाई। ठीक है, तो पहले हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, फिर फेज डिफरेंस निकालेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। तो डी साइन थीटा, ठीक है, तो डी वाई बाई डी ये अपने पास पार्ट डिफरेंस है। इसी तरीके से डेल्टा फाई 12 क्या होगा फिर? अच्छा, वाई की वैल्यू तो मैं दे रखी है मैंने, अंडर रूट डी कैपिटल डी लैम्डा बाई 3, ये मैंने आपको दे रखा हुआ है। ये क्लियर है सभी को? डी टैन थीटा, तो डी टैन थीटा, टैन थीटा अपने पास हो जाएगा वाई बाई डी। हेलो, आवाज आ रही बच्चों? आवाज आ रही क्या? अब आवाज आ रही क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही क्या? जल्दी। तो 2 पाई बाई 3 ये हो गया। क्या इसी तरीके से हम लोग, ध्यान से देखो जरा, बोर्ड पे देखो जरा, इधर बोर्ड पे आप ये बताओ, आपको एक तरीका मिल रहा है। एक तरीका क्या मिल रहा है? आप अगर पार्ट डिफरेंस की बात ढूंढ रहे हो, तो पार्ट डिफरेंस में इतना कुछ आपको बार बार नहीं सोचना है। ये बीच वाले ट्रायंगल से टैन थीटा निकाल लेना है। मेरी बात समझ में आ रही तुम लोगों को या नहीं? ये देखो इधर, ये जो डी टैन थीटा है, इसमें आपको इतना बार बार नहीं सोचना है। आप जो है केवल इस बीच वाले ट्रायंगल से टैन थीटा निकाल लो। मानते हो कि नहीं? तो अब आप मुझे बताओ भवदीप भाई, मतलब इस एज में मेरी आवाज तुम्हें मधुर लग रही है? गलत बात है भाई। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो कि अब S1 और S3 की बात करते हैं, है ना? S1 और S3 की बात करते हैं। आपको थोड़ा और क्लियर कट समझाऊं? लो समझो, समझने में कोताही क्यों करना है?
तो अब मैं देखो S1 और S3 के लिए अगर आप करना चाह रहे हो तो S1 और S3 के लिए ट्रायंगल कौन सा बनेगा बताओ। ठीक है, आप अगर S1 और S3 की बात कर रहे हो, ठीक है, अब S1 और S3 की बात कर रहे हो तो मैंने S1 और S3 से मतलब है अब हमें, तो S1 अपना रेफरेंस है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, बोलो। और इन दोनों का जो टोटल डिस्टेंस 2D होगा तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ये हो जाएगा मिड पॉइंट। तो अब आप किस ट्रायंगल से tan थीटा डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैं आपको एक डायरेक्ट अब आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर ये बात आप पकड़ पा रहे हो कि आप इस तरीके से और भी हो सकते हैं तो आप डायरेक्ट डेल्टा एक्स डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, क्या वो क्या हो जाएगा d और ये d, तो ये क्या हो जाएगा देखो ये 2D S1 और S3, तो इसका जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा x13, यही तो बोलोगे तुम। और ये फिर से क्या बोलोगे डेल्टा x13 क्या बोलोगे, ये कहानी हटाएं यहां से। तो डेल्टा x13 आप क्या बोलोगे, तो डेल्टा x13 आप क्या बोलोगे आप बताओ। आप डायरेक्ट कुछ लिख पा रहे हो, आपको d साइन थीटा, अब d के जगह क्या होगा ये 2D, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बोलो भाई। ठीक है, अब ये 2D और ये d, तो यहां पे d के जगह पे अब क्या आ जाएगा 2D साइन थीटा, मानते हो। और इसको लिख सकते हो 2D tan थीटा। और ये जो tan थीटा है तुम्हारा, इस ये tan थीटा इस ट्रायंगल से निकालोगे और ये tan थीटा में ये कितना है d है और ये कैपिटल D है, तो यहां का tan थीटा भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या 2D इंटू d बाई डी, तो ये 2D स्क्वायर बाई डी। आप पकड़ पा रहे हो, सभी बच्चे पकड़ पा रहे हैं इस तरीके से डायरेक्ट लिखने के लिए, बोलो भाई। अरे कुछ तो हां ना तो बोल दिया करो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं ये समझ पा रहे हो तुम लोग कि इस तरीके से और भी मैं दे सकता हूं, तो बार बार ट्रायंगल और वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हो कि अच्छा मुझे S1 और S3 में लिखना है, S1 अपना रेफरेंस है तो यहां से ये 2D हो गया तो ये d के जगह 2D लिख देना। और tan थीटा आप कैसे लिखते हो, ठीक है, tan थीटा कैसे लिखते हो, tan थीटा आप लिखते हो इन दोनों के बीच का ये ट्रायंगल, तो d बाई डी, खत्म हो गई कहानी। क्लियर है। तो tan थीटा sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली tan थीटा लिखते हो और tan थीटा इस ट्रायंगल से लिखोगे, ये जो ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में ये d होगा ना, ये d है और ये अपना कैपिटल D, हो गया कहानी खत्म। अब हमें पार्ट डिफरेंस मिल चुका है तो फेज डिफरेंस निकालने में क्या बड़ी बात है। फेज डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा 513, वो हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x13। तो 2 पाई बाय लैम्डा, किसी जमाने में ये YDSC जो है एडवांस का एक बहुत ही मतलब तगड़ा मतलब फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, एक से एक क्वेश्चन, एक से एक यूनिक क्वेश्चन बना के दिए हैं जेई एडवांस ने 90s के दौर से लेके और 2000 तक का। फिर अचानक उनका मोह भंग हो गया YDSC से, या क्या हुआ, बहुत दिनों से मतलब वो YDSC पे बहुत कलाकारियां नहीं किए हैं। मेरा पूरा अंदर से इंट्यूशन है कि YDSC फिर वो लेंगे तो अच्छा ही बनाएंगे फिर से। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x13 अपने पास है 2D स्क्वायर बाई डी। तो आप देखो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर लो, अच्छा d की वैल्यू पुट कर लो तो ये अपने पास आ जाएगा, d स्क्वायर की वैल्यू है 2D लैम्डा बाई 3, तो 2 पाई बाय लैम्डा 2 बाई डी इंटू डी स्क्वायर, वो है 2D लैम्डा बाई 3। तो d लैम्डा यहां से गया, d लैम्डा यहां से गया और देखो कितना आ रहा है 8 पाई बाई 3 आ रहा है ना।
8 पाई बाई 3 आ रहा है, देख लीजिए, डी लैम्डा ही कैंसिल होगा, तो ये आ रहा है 8 पाई बाई 3। चेक करिए जरा, बिल्कुल 8 पाई बाई 3। इसको और क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 पाई, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 कर दें, नहीं 3 पाई माइनस पाई बाई 3 करना होगा ना, या फिर ऐसे करो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ये कर लो, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 ये कर लो, ठीक है। तो आपको पता लग गया 2 पाई प्लस 2 पाई, तो 513 मिल गया हमें, और 512 भी मिल चुका था, 512 भी तुम्हें मिल चुका था, ये देखो 512 जो है 2 पाई बाई 3 है, और 513 जो है 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 है। तो क्या हम लोग फेजर बना सकते हैं भाई? और फेजर में ये टैलेंट मत दिखा देना कि इंटेंसिटी का फेजर बना रहे हो, इंटेंसिटी का फेजर नहीं होता, हमेशा एम्पलीट्यूड का फेजर होता है, ठीक है। तो कभी भी जो फेजर बनेगा वो हमेशा एम्पलीट्यूड का बनेगा, एम्पलीट्यूड के रिजल्टेंट को स्क्वायर मारोगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, ये सभी को पता है ना। तो हम जो फेजर बनाएंगे वो एम्पलीट्यूड का बनाएंगे। तो इसमें अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है फेजर, एम्पलीट्यूड का होगा भाई। तो यहां पे क्योंकि हम हमेशा आपको पता है कि वेव में y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 में a को लेते हैं एज ए वेक्टर, एज्यूम करते हैं, अपना एक टूल है ना। तो फेजर ऑफ एम्पलीट्यूड बनाइए, क्या हो जाएगा? तो यहां पर अपने पास था 512, एक अपने पास रेफरेंस फेजर क्या होगा, वो होगा ए नॉट या ए, किसका होगा वो, S1 का। तो इसे आप ए बोल सकते हो, किसका, स्लिट S1 से जो लाइट जा रही थी उसका जो रेफरेंस आपने माना था ना उसको, तो वो ए हो गया। दूसरा जो है 512 के बीच में था 2 पाई बाई 3 और वो पॉजिटिव था, तो आपने इसको ऐसे घुमा दिया 2 पाई बाई 3। ठीक है। और जो तीसरा होगा ये अपने पास है 512, जो कितना था 2 पाई बाई 3, और जो 523 था ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और 3 जो था, जो 3 होगा वो कितना है 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो फिर ये घूमकर 2 पाई और प्लस फिर 2 पाई बाई 3 इधर ही जाएगा कि नहीं? तो आपको जो है जो 3 होगा वो भी इधर ही मिलेगा, मानते हो कि नहीं? ये जो 3 होगा वो भी यही मिलेगा, बोलो। तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि सबकी इंटेंसिटी सेम थी, सबकी इंटेंसिटी सेम थी ना, आई नॉट, तो उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। सीट के क्वेश्चन अभी थोड़ा ठहर जाओ भाई, लौटने लगोगे, ठीक है, थोड़ा और करा लेने दो। सीट पे डायरेक्ट मत टूटा करो, हौसला जो है, बुलंद जो हौसला है वो तुरंत चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि सीट में जंबलिंग क्वेश्चंस हैं, अनाप शनाप, केवल एडवांस बेस के लिए है, खासकर 4th और 5th एक्सरसाइज। 1 2 3 में आप ढूंढ के करना शुरू कर सकते हो, 1 2 3 में ढूंढ के करना शुरू कर सकते हो, बट थोड़ा सा रुक जाइए, बाकी आप कर सकते हो ढूंढ के, जो आपको एक बार में लगे कि हाँ ये कर सकते हैं तो कर सकते हो। तो यहां पर ये ए और इधर ए, तो फाइनली अब सभी बच्चे जो है इसका रिजल्टेंट निकाल के कर ही सकते हो, ये 2a हो जाएगा और ये a हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 2 पाई बाई 3, तो ए आर हमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास कितना, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2a और cos 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3। तो ये हमें मिलेगा ए आर,
ये होगा ए स्क्वायर प्लस 4a² प्लस cos 2 पाई बाई 3 -1/2 होगा, एक कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा फिर -2a² अंडर रूट। ए आर अपने पास होगा a² प्लस 2a² एंड दैट इज योर √3a। ठीक है, तो अब आप इसको स्क्वायर कर लो, तो AR² इक्वल टू 3a²। AR² के जगह पे आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR बोल सकते तो, और ये 3 इसके जगह पे आप I0 बोल सकते हो, है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा 3I0। तो P पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी 3I0। PYQ तो हमेशा ही बेस्ट है भाई, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसकी एग्जैक्ट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं उसी पे बात करता हूं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, अगर टाइम है तो आप इधर उधर से भी कर सकते हैं क्वेश्चंस। 3I0 क्वेश्चन यहीं पर इतने करा दिए जाते हैं, इतने एलाबोरेट करके क्वेश्चंस कराए जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है 15, 20, 25, 35 मिनट का टाइम लेता है, जिसमें 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के स्कोप होते हैं। तो यहां पे अपने पास IR जो है 3I0। ये क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है सभी को। चलिए, अब अगर आप इसमें अगर समझ चुके हो तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 5 ले लूं, कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया ये वाला। ये आपका होमवर्क है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखें, अब कर सकते हो। तो 5 स्लिट्स है हमारे पास, ठीक है। और ये अपना स्क्रीन है। इसका यहां पर आप इंटरफेरेंस करा रहे हो एक स्लिट के सामने। ये मान लीजिए S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये S5 है, ठीक है। और लाइट रे जो आ रही है वो इंफिनिटी से ही आ रही है, सब में लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है, सोर्स एट इंफिनिटी है। ठीक है, अब देखो यहां पे कहीं पे इंटरफेरेंस हो रहा है P पॉइंट पे, बाकी एजम्पशंस वही है D और D के बारे में। ये सब D डिस्टेंस पे है, स्लिट्स का सेपरेशन D डिस्टेंस से पार्ट है, ठीक है। सभी स्लिट्स जो है D डिस्टेंस से पार्ट है, इनके बीच का सेपरेशन ये D है, सभी के D हैं सेपरेशन, ठीक है। सभी के सेपरेशन D हैं। तो यहां पे अब हमें P पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। ये अपना स्क्रीन है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है एट पॉइंट P, ठीक है। और ये कैपिटल D है, दिया गया है कैपिटल D मच। हाँ, एक आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो इंफॉर्मेशन आपको ये दी जा रही है कि S2P माइनस S1P लैम्डा बाई 3 है। S2P माइनस S1P इक्वल टू लैम्डा बाई 3, ये गिवन है। ये पार्ट डिफरेंस आपको लैम्डा के टर्म्स में गिवन है, ठीक है। फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P,
ठीक है, ये तुम्हें करके लाना है। जैसे बताया है वैसे ही करोगे तो तुरंत हो जाएगा। जैसे अभी मैंने पार्ट डिफरेंस तुम्हें लिखना सिखाया है ना, डी टैन थीटा, दिमाग लगाना, डी टैन थीटा, ये वाले का तो दिया है, एक ट्रायंगल ये बनेगा, फिर टैन थीटा क्या होगा, तो फटाफट करते जाओगे, थोड़ा करके बताइएगा। नहीं भाई, वेव आपको नहीं करना है ड्रॉपर बैच में, अभी ड्रॉपर बैच का रे ऑप्टिक्स जो है मैं इन लोगों के साथ कराऊंगा, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स कहां हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज कुछ कम ही क्वेश्चंस किया हम लोगों ने, बट जो किया काफी किया, अच्छे किया। चलिए फिर मिलते हैं कल, ठीक है। तो कल यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा जरूर, आपको अच्छा लगेगा, आप कर ले जाएंगे। अब जो मैंने बताया है सभी का, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस निकालना, फिर फेज डिफरेंस निकालना, फिर फेजर बनाने की कोशिश करना, और वहां से आप निकाल लोगे, ठीक है। थीटा सब में सेम कैसे होगा यार, कैसे सेम होगा, इसका ट्रायंगल ये बनेगा ना यार, इसका ट्रायंगल ये बनेगा, इसका ट्रायंगल ये बनेगा, ये सब अलग अलग होंगे ना, सेम कैसे बोल रहे हो, इतना बताया अभी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल।